सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ जो IMO क्लास 8 है उसका सेट ए, उसका जो सेट ए है उसका एवरीडे मैथमेटिक्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो वो लेके आया हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 36 पे पढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन बाइज अ प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर ₹3 लाख. He sells 1/3 at a loss of 20% and 2/5 at a gain of 25%. At what price must he sell the remaining land so that to make an overall profit of 10%? तो हो क्या रहा है इसमें कि एक मैन है जिसने एग्रीकल्चरल लैंड के लिए एक प्लॉट बाय किया है 3 लाख रुपीज में। ठीक है, तो उसका वो 1/3 सेल कर देता है 20% के लॉस पे। तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो 3 लाख है, 3 लाख 1 2 3 4 5 0, 3 लाख इंटू 1/3 1/3 है। तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1 लाख। अब 1 लाख को वो 1 लाख का वो जो लैंड होता है उसको वो 20% के लॉस पे बेच देता है। 20% क्या होता है 1 लाख का? इंटू 20 अपॉन 100, ये 20 है। 2 0 से 2 0 ये कट गए, ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 20,000। ठीक है, 20,000 रुपीज के लॉस पे बेचा, मतलब कितने में बेचा? 80,000 में बेचा। ठीक है, 80,000 में उसने 1/3 लैंड बेच दिया। लास्ट फिर हमको बोल रहे हैं एंड 2/5 एट अ गेन ऑफ 25%। अब जो 2/5 लैंड था उसका, जो पूरा 3 लाख का लैंड था उसका 2/5 लैंड है, वो उसने बेच दिया 25% के प्रॉफिट पे। तो लास्ट में हमसे पूछ रहे हैं एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग लैंड सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इसको क्या करना है? ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए? 10% चाहिए। 3 लाख का 10% ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं है हमको। 3,30,000 हो जाता है 10% प्रॉफिट। तो 3,30,000 में इसको सारा लैंड बेचना है। ठीक है, और 80,000 का अभी तक बेच दिया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 2/5 लैंड कितने में बेच रहा है। सबसे पहले हमको देखना है 3 लाख का 2/5 लैंड कितना आता है? 2/5 बोल रहे हैं तो आ जाएगा 60,000 इंटू 1,20,000। अब ये कितने का बेचता है? 1,20,000 का लैंड 25% के गेन पे बेच रहा है। 25% के गेन पे बेच रहा है, मतलब 1,20,000 का 25% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1,20,000 इंटू 25 अपॉन 100, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 4 से 1 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। 30,000 का इसको प्रॉफिट और इस पे, मतलब इसने इस वाले लैंड को कितने बेचा? इस वाले लैंड को इसने बेचा 1,50,000 में। ठीक है, 1,50,000 मतलब ये यहाँ पे कॉमन लग गया, इसमें यहाँ पे कॉमन लग गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला लैंड बेचा 80,000 में, दूसरा बेचा 1,50,000 में। तो उसको बचा हुआ लैंड कितने में बेचना है कि वो 3,30,000 में सारा लैंड बेच दे। तो इन दोनों को एडिशन करते हैं तो कितना आता है? 2,30,000। 2,30,000 में उसने ये दोनों लैंड मिला के बेच दिए। अब उसको 3,30,000 में सारे बेच रहे, तो बचा हुआ कितना लैंड है? 1 लाख का लैंड है। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, ₹1 लाख। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 37। तो अब यहाँ पे बोल रहे द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 0.000007 मीटर। रेड ब्लड सेल का साइज कितना है? 0.00007 मीटर। एंड द साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल टू दैट ऑफ द प्लांट सेल। रेशियो फाइंड करना है सीधा साइज का। तो अब 0. ये इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं आरबीसी की साइज। सबसे पहले हमको फाइंड करनी है आरबीसी की साइज कितनी है? इक्वल्स टू 7 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6। ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाला वर्कबुक में भी था, तो मैंने इसको सॉल्व भी किया पहले एक बार मेरे एक वीडियो में। और यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है? प्लांट सेल की साइज। प्लांट सेल को पीसी लिख देते हैं। तो प्लांट सेल की साइज कर देते हैं 1275 इंटू 10 की पावर -1 2 3 4 5 6 7 8 -8 8 मीटर। ये भी कितने में? मीटर में। अब रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल टू दैट ऑफ प्लांट सेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1275 इंटू 10 की पावर -8। तो अब यहाँ पे 7 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 8 आ जाएगा अपॉन 1275। तो कितना हो जाता है? 700 अपॉन 1275 बे 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। और ये कटेगा तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा
51, तो 28:51 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 38 या फिर एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3। अ सम ऑफ ₹1000 इज पार्टली लेंट एट 3% per annum simple interest for 7/2 years and partly 2% per annum simple interest for 4 years. If total interest earned is ₹280, then the sum lent at 3% per annum is। अब यहाँ पे क्या है, 3000 रुपीज़ है, ठीक है। 3000 रुपीज़ को इसने दो पार्ट्स पे कर दिया है और दोनों को अलग अलग रेट पे और अलग अलग टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया है। तो बोल रहे हैं कि अगर टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना है, 280 रुपीज़ है, तो सम लेंट है 3% एनम पे, जो 3% पर एनम पे जो सम लेंट किया इसने, वो कितना होगा, ठीक है। तो अब दो पार्ट्स किए इसने, 3000 के दो पार्ट्स, 3000 इक्वल्स टू दो पार्ट्स कर देते हैं इसके। कैसे करेंगे, एक हो जाएगा x, एक क्या होगा, एक होगा 3000 माइनस एक्स, ठीक है। दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा 3000 माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3000 आएगा। अब सबसे पहले हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है SI का, SI इक्वल्स टू PR/T अपॉन 100। तो इसको हम रखते हैं SI हमको फाइंड करना है, तो SI एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमको टोटल इंटरेस्ट पता है, तो हम क्या करते हैं 280 इक्वल्स टू, अब ये दोनों का इंटरेस्ट है, x का भी है और 3000 माइनस एक्स पे भी लगना है, तो मैं बताता हूँ इस पे क्या करना है। अब PR/T इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है, x है फर्स्ट वाले का, x इंटू रेट, रेट क्या है 3% है, तो x इंटू 3, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं डॉट लगा रहा हूँ। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है 7/2, तो इंटू 7/2 इंटू 100, ठीक है। इसको हम किससे ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 3000 माइनस एक्स वाली टर्म से, तो इसका प्रिंसिपल आ जाएगा 3000 माइनस एक्स इंटू प्रिंसिपल, और फिर रेट क्या है 2 है, इंटू 2x, 2 लग रहा है तो इंटू 2, और इंटू किससे करेंगे, कितने टाइम के लिए दे रहा है, 4 साल के लिए दे रहा है, तो अपॉन 100 होगा। तो अब यहाँ पे 280 इक्वल्स टू 21x अपॉन 200 प्लस, अब ये 100 कट जाएगा, इससे हो जाएगा 25, और अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6000 माइनस 2x अपॉन 25। अब इनका एलसीएम लेके इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर लेता हूँ ऊपर, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 280 एक्चुअली 28 नहीं है, मैं कहाँ कर दिया, ये हो जाएगा 280, ठीक है। 280 इक्वल्स टू 21x अपॉन 200, ठीक है, अपॉन 200 प्लस 48,000 माइनस 16x अपॉन 200, ठीक है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 280 इक्वल्स टू, अब 21x माइनस 16x कितना होता है 5x, तो कितना बचेगा 5x प्लस 48,000 अपॉन 200। तो अब क्या करते हैं, x वाली टर्म को एक जगह रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो 280 इंटू 200 माइनस 48,000 इक्वल्स टू 5x आ जाएगा। 280 इंटू 200 कितना होता है, 280 इंटू 200 होता है 56000 माइनस 48,000 इक्वल्स टू 5x। 56,000 माइनस 48,000 कितना होता है, 8,000 होता है, तो देगा 8,000 इक्वल्स टू 5x। तो हमारा x कितना आएगा, x आएगा 8,000 अपॉन 5, 8,000 अपॉन 5 कितना होता है 1600 आता है, ठीक है। तो 1600 x वाला हो गया, और x हमने किसके लिए रखा था, 3% पर एनम वाले सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो जो x की वैल्यू है वो है 1600 रुपीज, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 39 या क्वेश्चन नंबर 4 एवरीडे मैथमेटिक्स का। अ ट्रेन T ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 20 सेकेंड। अब एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, वो इलेक्ट्रिक पोल को पास करती है 20 सेकंड्स में। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 900 मीटर। 900 मीटर का एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले 54
किलोमीटर पर आवर है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये यूनिट भी सेकंड में, ये यूनिट भी मीटर में है, और हमको इसका आंसर भी सेकंड्स में फाइंड करना है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 5/18 से। ये कटेगा, ये कटेगा, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब क्या करना है, हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही इधर क्या, हमको क्या पता है, स्पीड पता है और हमको टाइम पता है, तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। डिस्टेंस के लिए करना पड़ेगा डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड। टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस आ जाएगी, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम कितना लगा इसको, 20 सेकेंड्स लगे, और स्पीड कितनी है 15 है, तो ये हो गया। और फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 300 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ये मतलब ये क्या है, उस ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है। क्यों? क्योंकि मतलब हमने ट्रेन की स्पीड निकाली, और ट्रेन की स्पीड को लगता है, एक ट्रेन को लगता है 20 सेकेंड्स उस इलेक्ट्रिक पोल को पास करने के लिए। तो फिर जो इलेक्ट्रिक पोल है वो तो इतू सा है, और ट्रेन है बहुत ज़्यादा लंबी। अब वो ट्रेन जब स्टार्ट होगी तब से लेकर जब वो एंड होगी तब तक की डिस्टेंस कितनी है वो फाइंड करना है अपन को, वो जो हमने फाइंड कर लिया 300 मीटर। तो इसलिए 300 मीटर हमारी ट्रेन की लेंथ है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 900 मीटर इन सेकेंड्स। अब क्या हुआ कि इसमें बोल रहे हैं एक ब्रिज है 900 मीटर का, उसको कितना टाइम लगेगा तो क्रॉस करने में। अब हमको स्पीड पता है 15 मीटर पर सेकंड पे ही चल रही है वो। फिर हमको ये पता है कि ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है और वो ब्रिज 900 मीटर्स का। तो ट्रेन जब स्टार्ट होगी तब यहाँ पे ब्रिज स्टार्ट होगा। यहाँ पे ब्रिज है, ये ब्रिज, और यहाँ पे आई है ट्रेन, ठीक है। ट्रेन क्या है, टी है। अब ये जब ट्रेन ये जाएगी 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 और यहाँ पे जस्ट ट्रेन ने लीव कर दिया, ये टी ट्रेन यहाँ पे चली गई, तो 900 मीटर तो हम काउंट करेंगे, ये वाला 900 मीटर हम काउंट करेंगे, ठीक है। 900 मीटर हमने काउंट करा, पर हम इसके साथ ट्रेन की लेंथ भी काउंट करेंगे, जो भी 900 प्लस 300, ठीक है, जो देगा इक्वल्स टू 1200 मीटर। क्योंकि वो ट्रेन उस ब्रिज को पास करे तो ट्रेन की लेंथ भी उसमें डालनी पड़ेगी, तो 1200 मीटर रखेंगे। अब हम फॉर्मूला डालते हैं, हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कितनी है 1200 है, और स्पीड कितनी है 15 है, तो ये 15 आ गया। अब इससे हम काटेंगे 15, 1200 से 15 को काटेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 8 और 80, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 80 सेकेंड्स लग रहा है, तो आंसर ऑप्शन डी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 40 और एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 18 and 9 days रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 4 days, ठीक है। ए ने 4 दिन तक काम किया, ठीक है। फिर बी अलोन वर्क फॉर 2 days, बी ने अकेले 2 दिन तक काम किया। और फिर ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डेज वुड सी अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब ए ने 4 दिन तक कर दिया, बी ने 2 दिन तक कर दिया, तो सी कितना टाइम और लेगा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। तो अब हमको देखना है ए कितने दिन में एक काम करता है, 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 ऑफ वर्क, 1/12 ऑफ वर्क ही करेगा ना। अगर वो 12 दिन में एक काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 ऑफ द वर्क। फिर ये तो ए है, ठीक है। अब हमको देखना बी अगर 18 दिन में एक काम कर लेता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/18 ऑफ द वर्क, ठीक है। तो बी का भी ये आ गया। अब सी एक काम 9 दिन में कर देता है, तो फिर वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9 ऑफ द वर्क, 1/9 ऑफ द वर्क करेगा। तो हमको ये क्या पूछ रहे हैं कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 4 days, 4 दिन तक ए ने वर्क किया, 4 दिन तक किया, तो एक दिन में कितना होता है 1/12, तो 4 दिन में कितना होगा 1/12 इंटू 4, इतना काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1/3 वर्क कंप्लीट हो गया, तो कितना हो गया, ए ने कितना काम किया, 1/3 वर्क किया, ठीक है। 1/3 वर्क ए ने कर लिया, ठीक है। ये रेस कर देते, कंफ्यूज हो जाएंगे, 1/12 भी लिखा है, 1/3 भी लिखा है, तो ये 1/18 है, और 1/3 वर्क किसने किया है, ये किया है ए ने, ठीक है। अब हम देखेंगे बी ने कितना काम किया, तो बी अलोन वर्क फॉर 2 days, 2 days तक बी ने काम किया, और बी एक दिन में कितना करता है, 1/18 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 1/18 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/9।
तो 1/9 ऑफ द वर्क बी ने कर लिया। तो बी ने कितना किया है, 1/9 ऑफ वर्क, 1/9 ऑफ वर्क, ठीक है, ये कर लिया किसने, बी ने। और अब सी अगर एक दिन में 1/9 ऑफ द वर्क करता है तो ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी डेज वुड सी अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब इन दोनों ने कितना काम कर लिया, ये पहले हम ये देख लेते हैं कितना काम किया, 1/3 प्लस 1/9, इतना काम इन दोनों ने कर लिया, तो हो जाएगा 4/9, ठीक है। 4/9 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है, 4/9 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। अब वो जो सी है वो करता है एक दिन में 1/9 ऑफ वर्क, बचा कितना है वर्क, 5/9 ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम इस 1 से 4/9 को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा वर्क कितना है 1 आ जाएगा, और 4/9 वर्क हो चुका है तो बचा हुआ कितना है 5/9 वर्क है। और सी एक दिन में कितना करता है 1/9 ऑफ वर्क, तो 1/9 ऑफ वर्क को कितने दिन करे, तो 1/9 ऑफ वर्क को कितने दिन तक करते रहेगा कि वो 5/9 हो जाएगा, 5 दिन तक करेगा। तो अगर आप 5 मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 5/9 आ जाएगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 5 है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6। अ रिजर्वॉयर इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 8 मीटर, breadth 6 मीटर एंड हाइट 3 मीटर. Water flows into it through a pipe at the rate of 60 लीटर per minute. Find the time taken by the pipe to fill the reservoir. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक रिजर्वॉयर है जो क्यूबॉइड के फॉर्म में, उसकी लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है और हाइट 3 है। L इक्वल्स टू 8, B इक्वल्स टू 6 और H इक्वल्स टू 3 मीटर, मीटर और मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, LBH, तो इसको क्या करेंगे हम 8 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 48, 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 3 कितना होता है 48 इंटू 3 होता है 144, 144 मीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम आ गई। अब हमको क्या करना है, ये बोल रहा है वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू अ पाइप एट रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो मीटर क्यूब है यहाँ पे, तो हमको लीटर पूछ रहे हैं, तो रिलेशन क्या होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, 1000 लीटर्स। तो 144 मीटर क्यूब कितना होगा, 144 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 144,000 लीटर्स, ठीक है, 144,000 लीटर्स आ जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा है, कि हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द रिजर्वॉयर। अब हमको रेट बता रहे कि 60 लीटर पर मिनट है, हमको वॉल्यूम पता है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 144,000 लिखा पहले, इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से। क्यों, क्योंकि हमारी रेट क्या है पाइप से पानी भरने की, वो है 60 लीटर पर मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दिया इसको, 0 से 0 कट, 6 से 1 कटेगा, 6 से 1 कट के कितना हो जाएगा 2400 मिनट्स लेता है, ठीक है। अब हमको किसमें आंसर पूछा है, आवर्स 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 आवर्स, तो 2400 मिनट्स को हमको आवर्स में कन्वर्ट करना, तो 60 से डिवाइड करेंगे वापस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 आवर्स। 40 आवर्स आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 42 या फिर क्वेश्चन नंबर 7 एवरीडे मैथमेटिक्स का। आउट ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, वन टीचर ऑफ एज 60 ईयर्स रिटायर्ड, ठीक है। एक स्कूल में 30 टीचर्स थे, एक टीचर 60 ईयर्स का था जो रिटायर हो गया। In his place, another teacher of 30 years was appointed. Due to this, the average age of the teachers will. अब इसमें हमको क्या करना है, हमसे ये पूछा है कि एक स्कूल है जिसमें 30 टीचर्स है जिनकी, और जिनमें से एक टीचर 60 की एज पे रिटायर हो जाता है, ठीक है, 60 की एज पे रिटायर हो जाता है, तो फिर उनकी जगह एक नया टीचर आता है जो होता है 30 ईयर्स का, वो उसको अपॉइंट करता है। तो इसकी वजह से एवरेज एज ऑफ द टीचर्स को क्या अफेक्ट होगा, रिमेन द सेम तो होगी नहीं, ठीक है, ये डिक्रीज होगी। कितने से डिक्रीज होगी ये हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, एवरेज एज मान लेते हैं x, ठीक है। एवरेज एज हमने कितनी मान ली है, x मान ली है, तो x को हम अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 30 टीचर्स है, तो x को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। अगर दो नंबर है 1 और 3, ठीक है, इनका एवरेज है 2, ठीक है, 1 और 3 का एवरेज आता है 2 आता है, ठीक है, 1/3 को 2 लिखा है, ऐसा नहीं है, मतलब 1 और 3 का एवरेज कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। कैसे,
1 और 3 का एवरेज 2 और नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2 है, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा। वैसे ही यहाँ पे हमने एवरेज लिया x, तो 30x क्या आ जाएगी, पूरे जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी टोटल एज आ जाएगी। अब हुआ क्या, 60 ईयर्स के एक टीचर थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो उन्होंने छोड़ दिया स्कूल, तो बचेगी कितनी एज, 30x माइनस 60 एज में 60 हो गई। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये एक और टीचर को अपॉइंट करते हैं जो होते हैं 30 ईयर्स के, तो फिर उसके बाद क्या एज हो जाती है, 30x x माइनस 60 प्लस 30, तो कितनी हो जाती है, 30x माइनस 30 की एज हो जाती है। 30x माइनस 30 की एज हो गई अब पूरे स्कूल के टीचर्स की टोटल। अब इसको क्या करेंगे हम, हमको अब क्या करना है कि हमको देखना है कितनी डिक्रीज हुई है एवरेज एज, तो हम क्या करेंगे, 30x माइनस 30, ये हमारी टोटल एज आ गई। इसको अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टीचर्स से, ठीक है, तो फिर टोटल एज ऑफ द टीचर्स अपॉन टोटल टीचर्स, ये करेंगे तो हमको ये पता पड़ जाएगा कितनी एवरेज एज डिक्रीज हुई है। तो हम क्या करेंगे, 30 से 30x माइनस 30 से 30 को डिवाइड कर दिया, तो बचा कितना, x माइनस 1, x माइनस 1 बचा, x हमारी एवरेज एज थी, 1 उससे गया, तो क्या आ गया हमारा आंसर, डिक्रीज बाय 1 ईयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 8। 4 years ago, Shyam's age was 3/4 times as that of Ram. 4 years hence, Shyam's age will be 5/6 times that of Ram. What is the present age of Shyam? अब क्या है, श्याम और राम दो जन है, तो अभी से 4 साल पहले श्याम की एज कितनी थी, 3/4 टाइम्स थी राम की एज। अभी हम राम की एज मान लेते हैं x, ठीक है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, राम की एज में बोल रहा हूँ, राम की एज 4 साल पहले होगी, 4 साल पहले x माइनस 4। जब राम की एज x माइनस 4 होगी, r में लिख देता हूँ, r है x माइनस 4, तब श्याम क्या है, तब श्याम है 3/4 इंटू x माइनस 4। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 यहाँ पे बोला है श्याम्स एज वॉज 3/4 टाइम्स एज दैट ऑफ राम, 4 साल पहले, ठीक है, तो 4 साल बाद, अब ये प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट में उसकी एज है x, अब बोल रहा है 4 साल बाद, अभी के 4 साल बाद, मतलब x प्लस 4, जब राम है x प्लस 4, ठीक है, तब श्याम की एज 5/6 टाइम्स दैट ऑफ राम होगी, ठीक है, तो श्याम की एज कितनी होगी, श्याम की एज होगी 5/6 टाइम्स दैट ऑफ राम, ठीक है, इंटू x प्लस 4, ठीक है, तो बाद में कितनी हो गई, x प्लस 4 हो गई। अब ये जो दोनों एजेस हैं, इनमें कितना टाइम का फर्क है, 8 ईयर्स का गैप है, ठीक है, कितने ईयर्स का है, 8 ईयर्स का गैप है, ठीक है, तो इसमें 8 साल का गैप भी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने निकाला प्रेजेंट एज माइनस 4, ठीक है, तो हम 4 साल पीछे चल गए। फॉर एग्जाम्पल अभी 2023 चल रहा है, 4 साल पहले क्या था, 2019 था, 2019 की एज मान लो ये है, और फिर 2023 के 4 साल बाद मतलब 2027 की ये एज है, तो 2019 और 2027 में कितना गैप हुआ, 8 ईयर्स हुआ। वैसे ही इन दोनों में 8 ईयर्स का गैप है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम 2019 वाली, जैसे मतलब 4 साल पहले वाली जो एज थी अभी प्रेजेंट से, उसमें अगर हम 8 को ऐड कर देंगे तो वो इस एज के बराबर आ जाएगी, तो हम हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे, इसको बाद में इरेज करना पड़ेगा, तो 3/4 इंटू x माइनस 4 प्लस 8, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज किया तो ये इक्वल्स टू किसके आ गया, 5/6 इंटू x प्लस 4 के, ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, तो आ जाएगा 3x/4 माइनस 3 इक्वल्स प्लस 8 इक्वल्स टू 5x/6 प्लस 20/6, 20/6 हो जाएगा 10/3, ठीक है। अब x वाली टर्म साथ में ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको इरेज किया तब क्या, 3x/4 तो इधर ही रहेगा, 3x/4, अब यहाँ पे जो 5x/6 है इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस 5x/6 इक्वल्स टू -3 इधर जाएगा, 3 प्लस 8 इधर जाके -8 हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी क्या है 10/3 है, प्लस 10/3 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 और 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 4 और 6 का एलसीएम आता है 12, ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा 9x माइनस 10x/12 इक्वल्स टू 3 - 8 कितना होता है -5 प्लस 10/3, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 9x माइनस 10x कितना हो जाएगा, -x/12 इक्वल्स टू
-5 + 10/3, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा -15 + 10/3, तो -x/12 इक्वल्स टू -5/3, तो माइनस से माइनस कट हो गया, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू 12 × 5/3, 12 हो गया, तो हो जाएगा 4 × 5, तो x इक्वल्स टू 20 आ गया। तो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 20 आ गया। ये किसकी एज थी? राम की एज थी, ठीक है। तो राम की एज थी, तो श्याम की एज क्या है? तो हमारी शुरू में इक्वेशन क्या बनी थी? x - 4, जब राम की एज थी तब श्याम की एज क्या थी? 3/4 × x - 4, ठीक है। 3/4 × x - 4 है, तो जब x - 4 क्या है? x - 4 है 20 - 4, जो है 16 है। राम की एज 4 साल पहले। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्याम की एज 3/4 टाइम्स थी राम की एज की। राम की एज क्या है? 16 है, तो 16 × 3/4, ये कटा 4, ये हो गया 4, तो कितनी है? 4 साल पहले प्रेजेंट से जो शाम की एज है वो कितनी है? 12 है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 16 ईयर्स हो जाएगी। 16 ईयर्स हो जाएगी, मतलब अभी प्रेजेंट में 16 ईयर्स है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन में बोल रहे देयर आर 3 पोल्स ए, बी एंड सी, ठीक है। 3 पोल है ए, बी और सी। द हाइट ऑफ पोल सी इज 2/3 ऑफ पोल बी, ठीक है। द हाइट ऑफ पोल बी इज 4/3 ऑफ पोल ए, फाइंड द हाइट ऑफ पोल सी इफ हाइट ऑफ पोल ए इज 97/3 मीटर। पोल ए की हाइट, तो मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ पोल ए छोटा सा लिख देते हैं, कितनी है? 97/3 मीटर। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए का रिलेशन क्या है। द हाइट ऑफ पोल सी इज 2/3 ऑफ पोल बी, इसमें ए कहीं है ही नहीं, ए है, ए ही हमको गिवन है, उससे हम निकल पाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं? द हाइट ऑफ पोल बी इज 4/3 ऑफ पोल ए, तो हम क्या कर सकते हैं? हाइट ऑफ पोल बी इक्वल्स टू 4/3 ऑफ पोल ए। पोल ए का क्या हाइट है? एच ए रख देते हैं, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो हाइट ऑफ पोल बी इक्वल्स टू 4/3 × 97/3, तो ये कितना आ जाएगा? हाइट ऑफ पोल बी इक्वल्स टू 4 × 97, 4 × 97 होता है 388, और नीचे क्या आएगा? 3 × 3 9, 388/9, ठीक है। ये हमारा आ गया हाइट ऑफ पोल बी। तो हाइट ऑफ पोल बी आ गया, और हमको क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ पोल सी फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ पोल सी भी हम फाइंड कर सकते हैं। हाइट ऑफ पोल सी इज 2/3 ऑफ पोल बी, तो हाइट ऑफ पोल सी इज 2/3 ऑफ हाइट ऑफ पोल बी। तो ये क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ पोल सी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 388/9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? हाइट ऑफ सी इक्वल्स टू 776/27, ये आ जाएगा। 776/27 है। अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर 27 नहीं है, तो ऑप्शन डी तो गलत ही लग रहा है, ऑप्शन ए भी गलत है। अब यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है ये भी 27 है, इसका भी 27 है, पर ये 3 × 17/27 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 28 20/27 मीटर। तो अब बढ़ते हैं हमारे एवरीडे मैथमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चन पर। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है, और एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं अतुल इज प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अतुल एक प्लेग्राउंड में खेल रहा है जो एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ही ऑब्जर्व्स द डायगोनल्स ऑफ द प्लेग्राउंड आर 80 मीटर एंड 60 मीटर लॉन्ग। ये हो गया 80 मीटर का, और ये हो गया 60 मीटर का लॉन्ग, ठीक है। ये पूरी लेंथ है 60 मीटर, ये आधी लेंथ नहीं है। तो अब हम बोल रहे हैं, तो अब ये बोल रहा है सो द प्लेग्राउंड कैन बी ऑफ द शेप ऑफ, ठीक है। अब क्या है? प्लेग्राउंड के जो डायगोनल्स है उनकी लेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो होता क्या है? पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, ठीक है। बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ काइट, तो हम काइट को पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, तो काइट तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। फिर रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इधर तो अलग अलग है, इधर तो 80 और 60 है, तो रेक्टेंगल भी गलत आंसर है। स्क्वायर जो है, स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर भी हमारा आंसर नहीं है, बचा क्या? रोम्बस, रोम्बस हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था हमारा जो IMO क्लास 8 है उसका सेट ए का एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे इस पेपर सॉल्यूशन के, इसी पेपर सॉल्यूशन के, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।